लक्ष्य ये शब्द अपने साथ बहुत सारे प्रश्न लेके आता है। जैसे कि जब कोई तुमसे पूछता है क्या करने वाले हो आगे, जिंदगी में क्या करना है, क्या प्लान है आगे के, और अगर तुम अपने आप से ये सवाल पूछोगे कि ये सारे सवाल आखिर में क्या रहे हैं, तो तुम्हें सुनाई देगा कि ये सारे सवाल तुमसे इनडायरेक्टली ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तो यही सवाल जब 2004 की लक्ष्य मूवी में करण सहगल से रोमी दत्ता पूछती है, तब जैसे कि हम में से ऑलमोस्ट काफी लोगों को अपनी जिंदगी में एक पॉइंट पे हमें नहीं पता होता है कि हम आगे क्या करेंगे, क्या करना चाहिए हमें, वैसे ही करण को भी ये नहीं पता होता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या है। और वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, यूएस में जाके एमबीए कर सकता था, अपने बाप का बिजनेस संभाल सकता था, अपना खुद का बिजनेस खोल सकता था, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं कर सकता था, तब भी वो घर पे बैठ के आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता था क्योंकि वो बहुत अमीर था, उसके बाप के पास बहुत सारा पैसा था। मगर ये सब उसका लक्ष्य नहीं था, उसे अपने भाई जैसा नहीं बनना था, उसे अपना खुद का लक्ष्य चाहिए था। मगर उसे ये नहीं पता था कि वो इस लक्ष्य को ढूंढेगा कैसे। और जब कोई उसे बताने की कोशिश करता था कि तुम्हें क्या करना चाहिए, मतलब उसको क्या करना चाहिए आगे, तो उसे सेंसिबल आंसर बिल्कुल नहीं सुनने थे और सारे लोग उसे सेंसिबल आंसर ही दे रहे थे। करण को वो सिली और नाइव आंसर्स चाहिए होते थे जो कि उसकी वाइब्स से मैच करें एंड जिसमें वो अपना कंफर्ट ढूंढ सके। तो करण जब इन्हीं बीच में अपना लक्ष्य ढूंढ रहा होता है तो उसी में एक सीन आता है जो कि हमें मूवी में दिखाया जाता है और ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जब सारे लोग रुक जाते हैं एंड करण खुद से ये सवाल पूछता है और शायद हम सारे लोग इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं उस टाइम पे। मैंने तो भाई बहुत रिलेट करा इस सीन से, क्योंकि वो होता है ना कि कभी तुम खुद से अपने ये सवाल करते हो कि आखिर करना क्या चाहता है तू, और तो तुम ब्यूटी देखो इस सीन की कि वो एक एक करके पीछे बैकग्राउंड में लाइट बंद हो रही होती है, तुम्हें पता चल रहा होता है कि हाँ लाइट्स डिम हो रही है, धीरे धीरे सारा फोकस करण पे आ रहा है। फिर कहानी में आगे बढ़ते हमें दिखाया जाता है कि करण को अपना लक्ष्य धीरे धीरे दिखने लगता है, चाहे वो सुबह उठकर टीवी में 1985 की कमांडो मूवी देखना हो या फिर उसके दोस्त की बात से सहमत होना हो। वो ये सब देखकर एक फैसला करता है कि वो अब आर्मी ज्वाइन करेगा और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका खुद का फैसला था ये। मगर अभी वो इतना सीरियस नहीं था, दोहरा मन था उसका यहाँ पे। उसके मन में एक तरफ ये चल रहा था कि आर्मी में सब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वो वापस आ जाएगा, इसी वजह से वो आर्मी को इतना सीरियसली नहीं लेता है स्टार्टिंग में, उसे इसी वजह से काफी बार पनिशमेंट भी मिलती है। और फिर एक रात में वो आर्मी एकेडमी से भाग जाता है, घर चला आता है, जहाँ वो अगले दिन रोमी से मिलता है। रोमी उसे बहुत सुनाती है और उससे बोलती है कि तुम अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। यहाँ पे करण बहुत सोचता है एंड उसे रियलाइज होता है कि अब आर्मी उसका लक्ष्य है। तो वो नेक्स्ट डे आर्मी एकेडमी वापस जाता है और इस बार काफी सीरियस होकर एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है। उसके बाद उसने अपना ये लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया होता है, एकेडमी में ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली होती है उसने। अब वो ये सोचता है कि उसका नेक्स्ट लक्ष्य है रोमी से वापस कनेक्ट करना, क्योंकि अब रोमी एंड करण को अलग हुए काफी टाइम हो चुका है। तो करण घर जाता है और रोमी से मिलने की कोशिश करता है, मगर ये इतना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि रोमी ने करण से बात बंद की थी। तो करण ये चाहता था कि वो अब जब उसका मन करेगा तब वो रोमी से बात करेगा। हर चीज रोमी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी यहाँ पे, क्योंकि करण को रोमी की पहले कही बात काफी दिल पे लग जाती है। और तुम्हें तो पता ही है कि मर्द का वो ईगो, प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और वो एटीट्यूड, ये सारा बहुत ही बड़ी चीज होती है एक मर्द के लिए। और अगर एक मर्द का ईगो हर्ट हुआ तो वो हर एक चीज कर सकता है जो लोग उससे कहते हैं कि अरे तुम ये नहीं कर सकते हो, अरे तुम वो नहीं कर सकते हो, वो सारा कुछ कर सकता है वो। मगर ये सारा, ये ईगो, ये प्राइड, ये डिग्निटी, ये सारा एक प्राइस लेके आती है अपने साथ, जो कि तुम्हें पे करना पड़ता है। इसी के चलते जब करण रोमी से वापस बात करने की कोशिश करता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक रोमी अब एक न्यूज एंकर बन चुकी होती है, उसने एंगेजमेंट भी कर ली होती है एंड करण अब उसको किसी और के साथ खुश देख रहा होता है वहीं खड़े होकर। तुम्हें तो पता ही है, मर्द जब अपनी पसंदीदा औरत को किसी और के साथ खुश देखता है तो जो दर्द होता है ना, सिर्फ वही महसूस कर सकता है वो। और ये सब देखकर करण ये सोचता है कि वो रोमी से कभी नहीं मिलेगा। और वहीं पे दूसरी तरफ एलओसी पे कारगिल वाली वॉर शुरू हो चुकी है एंड करण को वापस एलओसी पे बुलाया जाता है उसकी छुट्टियों को कैंसिल करके। अब तुम ये सोचो कि एक बंदा जो कि इतना इमेच्योर था, किसी की बात को सीरियस नहीं लेता था, मगर अब वो हर एक बात को बहुत सीरियसली समझता है एंड सारी चीजों को बहुत सीरियसली करता भी है। तो अब करण वापस एलओसी जाता है जहाँ पाकिस्तानियों ने पीक 5179 पे कब्जा कर लिया होता है। अब करण की रेजिमेंट को इस पीक को वापस लेना है एंड ये सारे वॉर सीन्स कारगिल के होते हैं। तो करण और उसकी टीम पीक 5179 पे फिर से तिरंगा फहराने के लिए एक इम्पॉसिबल मिशन कंप्लीट करती है एंड करण पीक 5179 पे तिरंगा फहरा देता है। और हाँ, इसी वॉर के दौरान रोमी भी वहीं पे एंकरिंग कर रही होती है, इस वॉर की कवरिंग वगैरह कर रही होती है चैनल के लिए। तभी करण को वहाँ ये पता चलता है कि रोमी ने एंगेजमेंट के 4-5 दिन के अंदर ही अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी होती है। तो अब हमारे करण को फिर से उसका नया लक्ष्य मिल जाता है एंड इस बार वो इस लक्ष्य को पाके ही रहेगा एंड वो लक्ष्य है रोमी। और भाई सच बताऊं तो ये मूवी मैंने अभी तक नहीं देखी थी, मेरा बहुत मन था, मैं बहुत टाइम से सोच भी रहा था कि इसको देखना है, मगर आज जाके मौका मिला था इसको देखने का। एंड ये मूवी उन मूवीज में से है जिनसे बहुत सारी लर्निंग्स तुम्हें मिलती हैं। और फरहान अख्तर क्या बंदा है यार, ये पहले दिल चाहता है, फिर लक्ष्य, फिर डॉन, एंड जिसमें एक्टिंग भी करी है इसने खुद, वो जेम मूवीज है बिल्कुल, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, भाग मिल्खा भाग। एंड मैंने फिर ये लक्ष्य मूवी को देखने के बाद फरहान अख्तर का एक पॉडकास्ट भी देखा जाके, जहाँ फरहान
बोल रहे हैं कि वो इस मूवी को करने के बाद काफी डिप्रेशन में चले गए क्योंकि उस टाइम पे ये मूवी लोगों को पसंद नहीं आई थी। और अब देखो ये मूवी एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है और इस टाइम इसका कल्ट क्लासिक बनना में ये बताता है कि कितनी सारी अच्छी चीजें थी इसमें जो कि लोगों ने उस टाइम पे मिस कर दी थी। एंड अब जब इसको नोटिस किया है लोगों ने तो मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या अच्छा था। स्टार्टिंग में कितनी सूदिंग वाइब्स देती है मूवी स्टार्ट होते ही, और जैसे जैसे आगे मूवी बढ़ती है तुम ये देखो कि सारे कैरेक्टर चाहे वो छोटा हो बड़ा हो सारों का इंट्रोडक्शन कितने प्यारे तरीके से, और ऐसा नहीं है कि आजकल की मूवीज की तरह काफियों का इंट्रोडक्शन भी नहीं होता है। हर एक कैरेक्टर्स का चाहे वो छोटा हो बड़ा हो सारों का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है मूवी में। एंड 2004 के हिसाब से भाई क्या मूवी थी। और तुम्हें पता नहीं ऐसी मूवीज पसंद है कि नहीं, मगर मुझे पर्सनली ये डिप्रेशन और सैड मूवीज ये काफी अच्छी लगती हैं मुझे। और ऐसी मूवीज जब मुझे मिलती हैं तो भाई इनमें खो जाता हूँ मैं, और मेरे दिल में अलग ही जगह बनती है ऐसी मूवीज के लिए। जैसे लक्ष्य है, दिल चाहता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, स्वदेश, ये सारी मूवीज तुम्हारे वो रूह को छू लेती हैं भाई, कनेक्ट करती है तुमसे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम लेट के बस वो मूवमेंट एंजॉय करो मूवी का। और तो और इन मूवीज में तुम्हें कोई वल्गैरिटी नहीं देखने को मिलती है, प्योर सिनेमा होता है इसमें। जैसे इसमें ही देखो तो जो वॉर वाले सीन्स हमें दिखाए गए हैं उनमें कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं किया गया। कोशिश पूरी ये की गई है कि वॉर को वो रियल रखा जाए, कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं दिखाया जाए। जैसे कि जहाँ बॉम्ब गिरता है वहाँ कैसी तबाही होती है। हमारा हीरो कोई 30 मार का नहीं है, अगर बॉम्ब गिरता है तो वो साइड से नहीं निकल जाता है, वो डर लगता है उसको भी ये वॉर अपनों की याद दिलाती है, वो चाहता है कि वॉर ना हो अब ये। तो ये मूवी तुम्हें ये दिखाती है कि कैसे तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें एक इमेच्योर करण से मैच्योर रिस्पॉन्सिबल एम सेंट्रिक करण बना सकता है। और 2004 के हिसाब से मुझे तो यही लगता है कि तब की ऑडियंस इस मूवी को डिजर्व नहीं करती थी। अगर ये मूवी आज रिलीज हुई होती तो कहानी कुछ और ही होती आज। तो देखो इस डिप्रेस्ड बंदे के हिसाब से आज की डिप्रेशन क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, ज्यादा अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और अब मैं चलता हूँ एक और टॉपिक ढूंढने, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।